हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है विद्युत चालन, और आपको पता है पिछली क्लास में मैंने आपको प्रतिरोधों के संयोजन और प्रतिरोध ताप गुणांक पर सवाल करवाए थे। अब बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस प्रकार है। बच्चों, आज हम सबसे पहले विद्युत सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, विद्युत सेल को हम थोड़ा सा समझेंगे, मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा थोड़ा सा। उसके बाद बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। बच्चों, इन दोनों में तो बच्चों को हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है, तो जो रट के जाते हैं उन्हें आगे तक कभी क्लियर नहीं होता, लेकिन हम इसको ध्यान से समझेंगे। उसके बाद बच्चों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है और कम कैसे हो सकता है, ठीक है। विद्युत, उसके बाद बच्चों, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इस पे सवाल भी आएंगे और इस पे प्रश्न भी आएंगे, ठीक है बच्चों। तो इन सब टॉपिकों को एक के बाद एक हम करना शुरू करते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग विद्युत सेल की बेटा परिभाषा देख ले कि ये करता क्या है। उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा। बेटा, आप इसमें ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि भाई हम इसे क्यों समझ रहे हैं, क्या इसमें हमें प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे। बच्चों, जब आप उसको विद्युत सेल की प्रॉपर कार्यविधि की आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में कर सकते हैं। तो इसमें जल्दबाजी मत करना, थोड़ा पेशेंस रखना। तो बच्चों, विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल बच्चों एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं। और बच्चों, विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में लगाने पर ये स्थायी विभवांतर की विद्युत धारा को प्रभावित करती है, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहली बात इसमें रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, कैसे रासायनिक ऊर्जा होती है उसमें, फिर बच्चों विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो मैं जानता हूं कि आप लोग सब समझना चाहेंगे, तो आप बेटा थोड़ा ध्यान से समझो परिभाषा के बाद। अब मैं आपको बता दूं कि सपोज हम एक सेल बनाना चाहते हैं, तो हमने बच्चों एक ऐसा बर्तन ले लिया, कोई भी ग्लास का कोई बर्तन ले लेते हैं जिसमें सेल बन सकता है, समझने के लिए। बच्चों, इसमें हम दो धातु की छड़ ले लें, अगर यहाँ पे हम दो धातु की छड़ ले लेते हैं, एक इस प्रकार और दूसरी धातु की छड़ बच्चों यहाँ पे रख देते हैं। दो धातु की छड़ ले लेते हैं बच्चों। इसमें धातु की छड़ कोई भी हो सकती है, जैसे कॉपर होती है, जिंक होती है, कार्बन होती है, तो अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होती है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ समझना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, इसके अंदर सेल के अंदर आपको पता है एक विद्युत अपघटय की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे एक विद्युत अपघटय इस तरीके से यहाँ पे भर दिया है। ये एक विद्युत अपघटय है बेटा, इस प्रकार, इसको मैं लिख देता हूँ विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय का बच्चों बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। अब बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से कैसे क्रिया क्या होती है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि एक धातु की छड़ मैंने कॉपर की ले ली और एक मैंने जिंक की ले ली, तो बच्चों छड़ कोई सी भी हो सकती है, इसमें परेशान मत होना। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे रासायनिक क्रिया होगी और फिर वो कैसे विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। तो बच्चों, होता क्या है, सपोज विद्युत अपघटय जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो सपोज मैंने H2SO4 ले लिया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों अम्लीय सॉल्यूशन भी हो सकता है, अम्लीय विलयन या फिर क्षारीय विलयन भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हम एक चीज समझ रहे हैं, तो हमें ध्यान से समझना है बच्चों। होता क्या है, जैसे ये दोनों धातु की छड़ इस विलयन में डुबाई जाती हैं, तो जो विद्युत अपघटन स्टार्ट होता है इस हमारे विद्युत अपघटय का, तो उसमें बेसिकली मैं आपको बताता हूँ होता है क्या बच्चों, जो 2H आयन होते हैं, ये जो हमारा बेसिकली सल्फ्यूरिक अम्ल है, अब इसको हम ध्यान से अगर समझे H2SO4, तो बच्चों इसका जो है एक तरह से विद्युत अपघटन शुरू होता है और हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो हमें सल्फेट आयन प्राप्त होगा और इस प्रकार से हाइड्रोजन आयन प्राप्त होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों, थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें कि और क्या क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि ये Zn होता है बच्चों, जिंक की जो रोड है बच्चों, ये अपने परमाणु, जो इसके परमाणु है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेती है और उसके आयंस जो बनते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, इस प्रकार। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बने और जो उसका एटम है, जो धनात्मक आयन, वो बाहर आ गया। इस प्रकार से फिर 2 इलेक्ट्रॉन बने, फिर उसका आयन बाहर आ गया। तो इस प्रकार से ये जो जिंक रोड होती है बच्चों, जैसे विद्युत अपघटय में लगाई जाती है, अपने एटम के 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकाल के उस धनात्मक आयन वो बाहर आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब ये धनात्मक आयन बाहर आ गया पहली बात बच्चों, और जिंक की रोड कैसे होगी, ऋणात्मक आवेश की होगी, आप समझ सकते हैं। और बच्चों, मैं आपको एक बात और बता चुका हूं कि ये जो H2SO4 का बच्चों विद्युत अपघटन हुआ, तो यहाँ पे 2H आयन था और बच्चों सल्फेट आयन था, इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों, अब ये 2H आयन क्या करता है, अब ये गौर से देखें अगर हम, तो 2H आयन बच्चों कॉपर की प्लेट के पास जाता है।
तो ये 2H आयन पे कैसा चार्ज आप देख सकते हैं, धनात्मक है, तो ये कॉपर पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये कैसे क्या करता है बच्चों, यहाँ पे ये धनात्मक आयन कॉपर के जाके इलेक्ट्रॉनों को, 2 इलेक्ट्रॉनों को उदासीन कर देता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को उदासीन करता है बच्चों, तो कॉपर का जो 2 इलेक्ट्रॉन जब चले जाते हैं तो बच्चों उस पे क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार उसके धनात्मक आवेश आता रहता है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं गौर की करने की बात बताऊंगा, हालांकि मैं उसको बाद में क्लियर करूंगा आपको कि ये 2H आयन जब इसको उदासीन करता है तो उसके बाद क्या होता है। लेकिन आप ये समझ लोगे जब ये 2H आयन हाइड्रोजन का इस कॉपर की छड़ पे जाता है तो इस पे धनात्मक आयन आ जाता है। तो बच्चों एक चीज देखो आप लोग कि ये जो रासायनिक क्रिया हुई कि सल्फेट आयन अपने विद्युत अपघटन में टूट गया, अपने आयन में टूट गया, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अपने आयन में बाहर आ जाता है। तो बच्चों रासायनिक क्रिया हो रही है, इस रासायनिक क्रिया की वजह से आवेश आ गया दोनों छड़ पे, और हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा, क्योंकि जहां पे बच्चों हम जानते हैं एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र होगा और ये विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा इसमें यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, आप समझ सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये इस प्रकार से सेल हमारा बन गया है, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी देर, चाहे वो से मैं बाद में भी क्लियर कर ले कि बच्चों ये 2H आयन ये कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन को उदासीन करता है, तो ये क्या बनता है आप देखें, जब ये 2H आयन इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो खुद उदासीन बन जाता है और एक हाइड्रोजन गैस बन जाती है। बच्चों ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं बेटा। तो जब ये यहाँ जमा होनी शुरू हो जाती है तो बच्चों H2 आपको ध्यान रखना है, H2 जो गैस है बच्चों ये होती है कुचालक, कुचालक ये विद्युत की कुचालक होती है। तो बच्चों ये आवेश को प्रभाव होने में दिक्कत पैदा करती है और इसी को हम आंतरिक प्रतिरोध भी कहते हैं। इसी वजह से जब आवेश अंदर जब प्रवाहित होता है तो वो उसका प्रतिरोध करती है और इसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे मैं बाद में भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो बच्चों बेसिक सेल का जो आपको फंक्शन है वो क्लियर हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा मैं आपको बताना भी नहीं चाह रहा। अब बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है और सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो क्या चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल को समझेंगे। बच्चों इसको मैं परिभाषित नहीं करना चाहता, पहले मैं आपको इसको समझाऊंगा फिर इसको परिभाषित करें तो ज्यादा बेटर है। बच्चों अब मैं आपको एक छोटा सा सेल ऐसे दिखाता हूँ जो हम तैयार कर चुके हैं, तो हम इसकी कार्यविधि तो नहीं पढ़ेंगे अभी कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है। हम सीधा बताते हैं कि हमने एक सेल तैयार कर लिया है और उसके एक सिरे पर धनात्मक आवेश है इस प्रकार और एक सिरे पर बच्चों ऋणात्मक आवेश है। ठीक है बच्चों ध्यान रखना, जो धनात्मक आवेश होता है उसे एनोड बोलते हैं, एनोड, और जो ऋणात्मक आवेश होता है बच्चों उसे कैथोड बोलते हैं, कैथोड। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूं कि इन सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने एक बाह्य परिपथ से जोड़ दिया, मैंने इसे एक बल्ब से जोड़ दिया, ये एक बल्ब है और यहां मैंने इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, ये बल्ब का फिलामेंट हो गया इस प्रकार, ये एक बल्ब हो गया। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये चीजें जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको यही समझना पड़ेगा। और बच्चों यहाँ पे मैंने कुंजी लगा ली इस प्रकार, ये K मेरी कुंजी हो गई और यहाँ बच्चों मैंने इसे इस टर्मिनल से जोड़ दिया। और बच्चों इस सेल के अंदर तो आपको पता ही है एक विद्युत अपघटन होगा इस प्रकार से, तो एक विद्युत अपघटन हो गया। बच्चों थोड़ी देर ध्यान से देखो, क्या इस टाइम कोई भी आवेश, बच्चों अब हम यहाँ मैं आपको गौर से बता दूं, हम ये नहीं मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, हम सीधा धनात्मक से मानेंगे कि धारा धनात्मक से चलती है। इलेक्ट्रॉन की चीज तो हमें पता है कि चलता है इलेक्ट्रॉन ही है, धनात्मक से कुछ नहीं होके जाता तार में, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है उससे उल्टी तरफ धनात्मक आवेश जाता है, वही करंट को प्रभावित करता है। तो बच्चों अब गौर से देखना, जबकि ये स्टैंड खुली हुई है इसे बोलते हैं बच्चों खुला परिपथ, खुला परिपथ। ठीक है बच्चों, तो खुले परिपथ में क्या इस टाइम कोई धारा ली जा रही है? जब कोई धारा नहीं ली जा रही तो जितना दोनों का जो विभवांतर है इस धनात्मक और ऋणात्मक रोड पे मिला के जो भी विभवांतर है बच्चों वो इस टाइम मैक्सिमम होगा, क्योंकि कोई भी विभवांतर कोई भी कार्य आवेश का नहीं हो रहा है प्रवाहित होने में। ठीक है बच्चों, तो इस टाइम जो विभवांतर है बच्चों उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं E। ठीक है, यानी अधिकतम विभवांतर दोनों छड़ों के बीच का। ठीक है बच्चों, जब धारा नहीं ली जा रही इसे हम बोलते हैं खुला परिपथ। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बच्चों कि जब सेल से कोई भी धारा परिपथ में नहीं ली जाती है तो बच्चों इसे खुला परिपथ कहते हैं, खुला परिपथ। ये भी आपको याद रखना, खुला परिपथ। ठीक है बच्चों, और हम एक बात और भी कह सकते हैं, जब I = 0, जब करंट 0 होती है, परिपथ में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही।
तो आप समझ सकते हैं इस टाइम कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और इस टाइम बच्चों इसका जो रेजिस्टेंस है बल्ब का कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों जब इसमें कोई भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही तो जो उसका अधिकतम जो विभवांतर है वो उसका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। बच्चों विद्युत वाहक बल नाम ऐसा लगता है जैसे बल है, लेकिन बल नहीं है। आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है सेल द्वारा, अधिकतम कार्य, ये जो उसकी अधिकतम ऊर्जा है हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो उसकी विद्युत वाहक बल कहलाती है। ठीक है बेटा, तो इसको एक बार देख लें। यहाँ पे जब सेल से कोई धारा परिपथ में नहीं ली जाती, जिसे हम खुला परिपथ भी कहते हैं, तो सेल का जो अधिकतम विभवांतर होता है बच्चों, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, जो भी अधिकतम विभवांतर होगा वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं आपको इसमें बता दूं कि इसका जो क्योंकि सेल के अंदर कोई ना कोई प्रतिरोध भी होता है लेकिन बच्चों सेल का जब प्रतिरोध काम करता है तभी काम करता है जब हम की को बंद कर दें, यानी धारा प्रवाहित हो रही हो। तो इसका में जो दूसरी हेडिंग हमारे पास आती है होती है टर्मिनल विभवांतर की। तो हम देखते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको सिंबल बता दूं। हम बार बार डायग्राम में ऐसे बड़ा सेल नहीं बनाते, सेल को हमेशा हम इस तरह से धनात्मक टर्मिनल को ऐसे, ऋणात्मक को इस तरीके से दिखा देते हैं, और ये इस प्रकार हो जाता है, ये इस प्रकार से हो गया और बच्चों इसको हम इस तरह से ऐसे दिखा देते हैं, ये सेल का विद्युत वाहक बल। तो इस टाइम कोई भी हमने आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिखाया बच्चों, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध तभी होगा जब परिपथ बंद होगा। तो ये एक सेल का सिंबल है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो बच्चों इसको भी परिभाषित बाद में दे करेंगे, पहले हम फिगर को समझेंगे। बच्चों इस फिगर में अब मैं इसके जो हमारी कुंजी इसको बंद कर देता हूँ, और बंद कुंजी का जो तरीका होता है बच्चों वो ऐसे दिखाते हैं बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तो अब ये कुंजी बंद हो गई, जैसी कुंजी बंद होगी तो परिपथ बच्चों क्या हो गया, बंद परिपथ हो गया। अब हम इसको खुला परिपथ नहीं कहेंगे बेटा, अब हम इसको खुला परिपथ नहीं बोल सकते, अब हम कहेंगे बंद परिपथ, बंद परिपथ। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही बंद परिपथ हो गया, क्योंकि विद्युत अपघट है, ये इसके अंदर भी आयंस होते हैं, तो ये पूरे आवेश को जो प्रवाह होने के लिए एक रास्ता मिल चुका है। तो बच्चों जैसे ही हम कुंजी लगाते हैं, यहाँ से धारा प्रवाहित होनी शुरू होती है इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो आई आर में भी धारा प्रवाहित होनी शुरू होती है इस प्रकार से ऋणात्मक सिरे में। बच्चों एक बात मैं गौर करके बताऊं, आप देखें, अगर हम एक तरीका देखें तो धनात्मक सिरे से बाहर की तरफ जो बाह्य परिपथ होता है उसमें धारा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, और जो सेल के अंदर होता है बच्चों जो धारा प्रवाहित होती है वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाहित होती है। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे जाके आपको काम आएगी। तो सेल के अंदर जो धारा होती है वो ऋणात्मक से धनात्मक और बाहर की तरफ धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। बच्चों जैसी सेल पर धारा प्रवाहित होनी शुरू होती है परिपथ में, वैसे आंतरिक प्रतिरोध काम करना शुरू कर देता है, और तब आंतरिक प्रतिरोध को हम यहाँ पे लिखेंगे जो धारा है और आंतरिक प्रतिरोध मिला के ये यहाँ पे विभवांतर का यहाँ पे क्षय हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा क्षय हो रही है थोड़ी सी। ठीक है बेटा, यहाँ पे आंतरिक, तो बेटा आंतरिक प्रतिरोध तभी काम करता है जब धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है बेटा, अब बच्चों ध्यान से बात ये आती है कि अब सेल का जो विद्युत वाहक, जो सेल का विभवांतर है क्या वो ई रहेगा। बच्चों आप गौर से देखें तो अब सेल का जो विभवांतर इस पे मिलेगा, यानी जो प्रतिरोध आर के सिरों पे विभवांतर मिलेगा सेल का, वो कितना मिलेगा बच्चों, सेल का ऊर्जा ई नहीं रहेगी, क्योंकि सेल के अंदर की कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है सेल के अंदर। तो सेल का जो प्रतिरोध है बच्चों बाहर वो कुछ कम हो जाता है, जो कम प्रतिरोध होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, और वो V से प्रदर्शित किया जाएगा। यही विभवांतर हमें बाहर किसी बाह्य प्रतिरोध पर मिलता है इस प्रकार। तो ये विभवांतर हमें बाहर किसी प्रतिरोध पे मिलेगा। तो बच्चों आप समझ सकते हैं जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है, जबकि सेल से करंट ली जा रही हो। जब सेल कोई विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित करता है तो कभी भी हमें टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के जितना नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि सेल के अंदर ही कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है, विभवांतर का क्षय हो जाता है। बच्चों इस परिपथ को अगर हम यहाँ पे सिंबल से दिखाना चाहें तो यहाँ पे हम एक बार देखें कि इस प्रतिरोध का हम सिंबल दिखाएंगे तो बच्चों आंतरिक प्रतिरोध हमेशा ऐसे दिखाया जाता है इस प्रकार सेल के अंदर। तो अगर धारा ली जा रही है तो इसको हम किसी बाह्य परिपथ से जोड़ देंगे इस प्रकार, जो हम देख सकते हैं हमने जिसे बल माना है वो एक प्रतिरोध है इस प्रकार, ये कोई एक प्रतिरोध हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये आर हो गया और यहाँ से आई ली जा रही है इस प्रकार बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम ई नहीं लिख सकते, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो हम विभवांतर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हमें ई लिखने की जरूरत नहीं है, हमने आर दिखा दिया बच्चों। इस टाइम जो भी हमें विभवांतर मिलेगा बाहर बच्चों, वो हमें जो आर के सिरों पे विभवांतर मिलेगा, अगर मैं इसे ए बिंदु मान लूं, इसे बी बिंदु मान लूं, तो बच्चों ए और बी पे जो हमें विभवांतर मिलेगा बच्चों वो हमें बी मिलेगा, ना कि ई मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है बैटरी का होता है, जो हमें बाह्य प्रतिरोध पे मिलता है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं
एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसकी परिभाषा देखें, जब सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं, इसी को हम बोलते हैं बंद परिपथ, बंद परिपथ। ठीक है स्टूडेंट, तो बंद परिपथ में सेल का जो टर्मिनल के बीच का विभवांतर होता है वो ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहता है। और बच्चों इस कंडीशन में V हमेशा कम रहता है, मैं आपको बता दूं V हमेशा विद्युत वाहक बल से कम रहता है। ठीक है, जब सेल से धारा ली जाती है, तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा बच्चों। अब बच्चों हम थोड़ी बात करेंगे आंतरिक प्रतिरोध की। आंतरिक प्रतिरोध आप समझ चुके हैं कैसे आता है, क्यों लगना शुरू हो जाता है, लेकिन वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है उस पर बात करते हैं। चलो तो बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। तो इसको तो परिभाषित कर लेते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। बच्चों जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा ली जाती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों तभी अस्तित्व में आता है जब धारा प्रवाहित हो रही होती है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा ली जाती है तो बच्चों सेल के अंदर धारा का ये मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। वो अवरोध कैसे कैसे क्यों क्यों उत्पन्न होता है वो बात की बात है, पहले देख लेते हैं। और बच्चों उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, वो सेल के अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों छोटी यहाँ पे, कि जब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो इस कॉपर की छड़ पे जाता है, तो वो उसके 2 इलेक्ट्रॉन को उदासीन करके खुद हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो हाइड्रोजन गैस भी बच्चों विद्युत की कुचालक होती है, धारा को प्रवाहित करने में अवरोध उत्पन्न करती है। तो ऐसे आंतरिक प्रतिरोध के बहुत सारे कारक होते हैं, तो हम देखते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए तो स्टूडेंट्स आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से समझें, ये जरूर लिखने के लिए आपको आता है और आपको पता होना चाहिए। बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि जितना ज्यादा आपका विद्युत अपघटन सांद्र होगा उतना ही ज्यादा आपका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। उसकी वजह क्या है सुनो बेटा, क्योंकि जितना ज़्यादा सांद्र होगा उतने ज़्यादा उसके अंदर आयंस होंगे, उतना ज़्यादा उसका घनत्व होगा, आवेश घनत्व, और बच्चों उतने ज़्यादा उनमें आपस में टकराव होगा, इससे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है बेटा। ठीक है बच्चों, दूसरा इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी पर, जितना बच्चों इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी उतना आवेश को एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में प्रवाहित होने के लिए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, इससे भी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। तो बच्चों इसका मतलब इलेक्ट्रोडों को बहुत कम दूरी पर रखा जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों तीसरी बात जो है वो है विद्युत अपघटन में डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर। जितना बच्चों हमारा विद्युत अपघटन कम होता जाएगा और जितना इनका क्षेत्रफल बाहर रहेगा उससे भी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बच्चों विद्युत अपघटन के अंदर डूबा रहना चाहिए, इससे आंतरिक प्रतिरोध कम रहता है। ठीक है बेटा, और उसके बाद बच्चों एक चीज और है विद्युत अपघटन के ताप पर। बच्चों अब विद्युत अपघटन का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उनके जो विद्युत अपघटन के बीच की शांतता है वो कम हो जाती है। इसका क्या मतलब बच्चों, शांतता कम हो जाती है तो आवेश आराम से प्रवाहित हो सकता है। तो ताप बढ़ना आंतरिक प्रतिरोध को कम करने के लिए अच्छा है, क्योंकि हम आंतरिक प्रतिरोध कम चाहिए। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बच्चों एक लास्ट वाली बात है कि विद्युत अपघटन किस प्रकार का है। आपने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल ले सकते हैं या फिर क्षारीय कुछ बेस ले सकते हैं। तो बच्चों किस प्रकार का विद्युत अपघटन लिया और किस प्रकार के इलेक्ट्रोड लिए गए। कुछ लोग कार्बन की छड़ लेते हैं, कुछ लोग जिंक की रोड लेते हैं, तो किस प्रकार की छड़ हम ले रहे हैं इस प्रकार पे भी डिपेंड करता है। तो इन सब फैक्टर पे आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करता है बच्चों। एक बात मैं बताऊं, आंतरिक प्रतिरोध को कभी भी आप जीरो नहीं कर सकते, यानी शून्य नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ कम किया जा सकता है। आप कुछ भी कर लें, जैसे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी वैसे वैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता ही रहता है बच्चों। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप आंतरिक प्रतिरोध के बारे में समझ चुके हैं। अब बच्चों हम विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करेंगे। तो बच्चों ये जो है आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला डेरिवेशन कह सकते हैं, हम इसे पढ़ने वाले हैं। ये छोटा सा डेरिवेशन है बच्चों, लेकिन बहुत काम आता है और अभी आगे जाके आपको इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे, उस पर काफ़ी सवाल भी आते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम एक ऐसा परिपथ बनाते हैं जिसमें हमें विद्युत वाहक बल भी मिल जाए और बच्चों हमें आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात हो जाए। तो बच्चों अगर मैं एक सेल लेता हूँ इस प्रकार से और इसका आंतरिक प्रतिरोध इस प्रकार दिखा देता हूँ, ये हमारा सेल हो गया बेटा, और इस सेल को हम बंद कर देते हैं। ये पूरा आंतरिक, ये अंदर का पार्ट हमने इस तरह से ले लिया है। अब बच्चों इसको हमने एक प्रतिरोध से दिखा दिया है, ये बाह्य प्रतिरोध है, इस प्रकार एक बाह्य प्रतिरोध से हमने जोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर सेल का विद्युत वाहक बल मैं ई ले लूँ थोड़ी देर के लिए और आंतरिक प्रतिरोध मैंने दिखा रखा है, तो बच्चों एक की भी हम लगा देते हैं। यहाँ पे एक हमने की लगाई हुई है, बल्कि हम यहाँ लगाते हैं की, इस प्रकार ये हमने यहाँ की लगा दी है और ये बंद परिपथ है, इसे हम कहेंगे बंद परिपथ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जैसे हमने की बंद करी, यहाँ से धारा प्रवाहित होनी शुरू हुई, इस आर से गई और यहाँ पे हमें मिली। तो आपको पता है बच्चों सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा, जब बाहर हमें जो भी हमें विभवांतर मिलेगा आर के सिरों पे वो हमें V मिलेगा, ये हमारा विभवांतर हुआ। तो बच्चों गौर से अगर हम देखें कि
एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, जो आंतरिक प्रतिरोध और जो बाह्य प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में होते हैं। आर व बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। तो बच्चों आंतरिक प्रतिरोध बाह्य तुल्य प्रतिरोध के साथ, जो भी अगर एक है तो एक या बहुत सारे हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध के साथ तो बच्चों हमेशा श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। ठीक है स्टूडेंट, श्रेणी क्रम। तो बच्चों कुल प्रतिरोध कितना हुआ परिपथ का? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो हम कह सकते हैं तुल्य प्रतिरोध बच्चों कितना हो गया? ये हो गया आर प्लस स्मॉल आर। ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों पूरे परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी? तो हम कहेंगे कुल धारा, कुल धारा। तो बच्चों I बराबर होगा कुल विभव, पूरे परिपथ का कुल विभव कितना माना जाएगा बच्चों? E माना जाएगा। और बच्चों जो कुल प्रतिरोध है वो R प्लस R होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? E मिलेगा और ये हमारे पास रहेगा IR प्लस I स्मॉल r। ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों R के सिरों पे हमें कितना विभवांतर मिला? R के सिरों पर तो विभवांतर जो मिला बच्चों V मिला। तो IR ये किसके बराबर होगा बच्चों? V के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V माइनस और सॉरी प्लस IR। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एक बात तो हमें साफ पता चल रही है बच्चों, अगर आप गौर से देखो तो आप गौर से एक चीज देख सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा से लिखें V के पद में तो ये हो जाएगा E माइनस IR। तो बच्चों ये हमें क्या मिला? ये हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मिली। एक तो ये संबंध है विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में। जैसे जैसे बच्चों जितनी प्रबलता हम धारा लेंगे, यानी अगर I बढ़ती है तो बच्चों I अगर बढ़ेगी तो टर्मिनल विभवांतर यानी V कम हो जाएगा, V कम होगा। ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों जितनी प्रबलता I की हम लेते जाएंगे उतना ही ये जो विभवांतर का क्षय है, जो सेल के अंदर विभवांतर वो क्षय होगा और हमें टर्मिनल विभवांतर कम मिलेगा। तो ये बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा। और इसके बाद की जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।